हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी हेनरिक इब्सन का एक बहुत ही फेमस प्ले जिसका नाम है अ डॉल्स हाउस। सो इसी प्ले से रिलेटेड एक क्वेश्चन के आंसर को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। ऑल दो यू हैव सीन मैनी क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन, सो जितने सारे भी जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे से को रिलेट करते हैं और सब जितने सारे भी जो क्वेश्चन है उसका एक ही आंसर होगा जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो जितने सारे भी जो क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं उसमें से कोई भी अगर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आप लोग जो मैं आंसर प्रोवाइड करूँगी उसी को लिखना है, क्योंकि ये सारा जो क्वेश्चन है वो एक दूसरे के साथ को रिलेट करता हुआ है और सिमिलर क्वेश्चन ही है। मैं एक बार क्वेश्चन को समझा देती हूँ। लाइक जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें किस तरह से हम लोग डॉल्स हाउस को प्रॉब्लम प्ले और थीसिस प्ले कंसिडर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि किस तरह से डॉल्स हाउस जो है उसमें कौन सा मैसेज जो है वो रीडर को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डॉल्स हाउस को हम लोग कैसे एक फेमिनिस्ट प्ले कंसिडर कर सकते हैं, मतलब ये टोटल जो प्ले है वो एक फीमेल के बेस करके ही लिखा गया है, तो ये जो है एक फेमिनिस्ट प्ले है या नहीं इसको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जो थीम ऑफ मैरिज है उसको किस तरह से इब्सन ने डॉल्स हाउस में दिखाया है। अगर आप लोगों ने ये प्ले पढ़ा होगा तब आप लोगों को पता होगा कि सारी चीज़ें जो है वो थीम ऑफ मैरिज के इर्द गिर्द जो है वो घूमती रहती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ दैट कि किस तरह से हम लोग हेनरिक इब्सन को जो है एक सोशल रियलिस्टिक कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इनका जो ये प्ले है वो उस समय की सोसाइटी का रियलिटी को हमारे सामने प्रेजेंट करता है। सो बेसिकली सारे जो क्वेश्चन है वो सिमिलर ही हैं, तो इन सब का जो है आंसर एक ही होगा। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इस क्वेश्चन के आंसर को डिस्कस करते हैं। सो अ डॉल्स हाउस इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्ले ऑफ इंग्लिश लिटरेचर रिटन बाय हेनरिक इब्सन। ये जो डॉल्स हाउस है ये इंग्लिश लिटरेचर का एक बेस्ट प्ले है जिसको हेनरिक इब्सन ने लिखा है। और ये जो हेनरिक इब्सन है ये 19th सेंचुरी यानी कि लेट 19th सेंचुरी के एक इन्फ्लुएंशियल जो है वो प्ले राइट्स रह चुके हैं नॉर्वेज के, मतलब ये नॉर्वेजियन है, वहाँ के रह चुके हैं। और ये जो है इनको जो है वो फाउंडर ऑफ मॉडर्निज्म भी माना जाता है थिएटर के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में। और जो हेनरिक इब्सन है इनको फादर ऑफ रियलिज्म भी कंसिडर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये अपने प्ले में बहुत ही ज़्यादा जो है वो रियलिटी को दिखाते हैं, लाइक सोशल रियलिटी हो गया, इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा दिखाते हैं अपने प्ले के थ्रू। और ये एक ड्रामेटिस्ट भी रह चुके हैं। तो ये था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द ऑथर, और ये जो इंट्रोडक्शन है ये आप किसी भी क्वेश्चन रिलेटेड टू डॉल्स हाउस आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ डॉल्स हाउस इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट परफॉर्म्ड प्ले। ये जो डॉल्स हाउस है ये दुनिया में सबसे ज़्यादा जो है वो परफॉर्म किया जाने वाला प्ले है, जिसको 1878 में लिखा गया था और इसको 1879 में पब्लिश किया गया था। ये जो प्ले है डॉल्स हाउस इसको ओरिजिनली डैनिश लैंग्वेज में लिखा गया है और डैनिश लैंग्वेज में इसका टाइटल क्या था, तो इट दुखेंजम ये इसका टाइटल है। बट आगे चलकर यानी कि बट लेटर इट इज़ ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाई विलियम आर्चर के द्वारा जो है इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया और देन इसका टाइटल रखा गया और डॉल्स हाउस। सो ये जो प्ले है डॉल्स हाउस ये 3 एक्ट का प्ले है और इसको कभी कभी जो है कुछ लोग इसको ट्रांसलेट में और डॉल हाउस भी ट्रांसलेटेड वर्सन है इसका। सो ये प्ले है बहुत बार इनेक्ट हुआ है, दैट इज़ वाई द टाइटल हैज़ डिफरेंट। सो इस तरह से ये भी एक टाइटल है और ये जो प्ले है उसको रॉयल थिएटर में परफॉर्म करवाया गया था 1879 में 21 दिसंबर को। तो ये था कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्ले। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग जितने सारे जो क्वेश्चन हम लोग देखें उसका आंसर अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि कैसे हम लोग जो है उसको एक फेमिनिस्ट प्ले कंसिडर कर सकते हैं या नहीं, क्या क्या जो है वो थीम ऑफ मैरिज को किस तरह से दिखाया गया है, प्लस रीडर्स को क्या इस प्ले से जो है वो शिक्षा मिलती है, लाइक दैट। सो द प्ले इज़ बिलोंग टू द जेनरे ऑफ नेचुरलिस्टिक रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले एंड मॉडर्न ट्रेजेडी वेयर वी कैन सी द अवेकनिंग ऑफ अ मिडिल क्लास वाइफ एंड मदर और द स्टेटस ऑफ वुमेन इन द 19th सेंचुरी इन नॉर्वे एट दैट टाइम। सो ये जो प्ले है ये नेचुरलिस्टिक और रियलिस्टिक जेनरे से बिलोंग करता हुआ प्ले है, प्लस ये एक प्रॉब्लम प्ले भी है और ये एक मॉडर्न ट्रेजेडी भी है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से एक मिडिल क्लास
क्लास वाइफ या फिर हम लोग कह सकते हैं एक मिडिल क्लास मदर का जो है वो अवेकनिंग होता है, मतलब वो जो है उनका फिर से जो है वो रिबर्थ होता है 19th सेंचुरी के सोसाइटी में। कहाँ पे? तो नॉर्वे में जो उस समय की 19th सेंचुरी की सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में जो है वो मिडिल क्लास वाइफ, मिडिल क्लास मदर और जो वुमेन का स्टेटस है उसको दिखाया गया है कि किस तरह से वो सारे जो बंधन है उसको जकड़े हुए थे उसको तोड़ करके जो है वो बाहर निकलती हैं। इस प्ले के थ्रू जो राइटर हैं वो ट्राई करते हैं हमें दिखाने की कि जो मैरिज है वो किस तरह से जो है वो दो लोगों में इक्वल होने से ही मैरिज जो है वो परफेक्ट होता है। और मैरिज में क्या होना चाहिए, मैन और वुमेन दोनों ही इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जो वुमेन हो उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाए और एक पपेट की तरह ट्रीट किया जाए। ऐसा जिस भी रिलेशनशिप में होता है वो रिलेशनशिप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है। A husband should not treat his wife as doll wife and father also should not treat his daughter as doll child. सो इस तरह से हस्बैंड को भी चाहिए कि वो अपनी वाइफ को एक डॉल वाइफ की तरह ट्रीट ना करे, मतलब एक डॉल की तरह ट्रीट ना करे, और एक फादर को भी चाहिए बिफोर हर मैरिज कि उसे वो एक डॉल चाइल्ड की तरह ट्रीट ना करे। और ये दोनों चीज़ें जो है हम लोग डॉल्स हाउस में देखते हैं कि किस तरह से जो प्रोटैगनिस्ट है यानी कि नोरा हेल्मर, वो उसको जो है वो बिफोर हर मैरिज उसके फादर जो है वो किस तरह से उसको एक डॉल चाइल्ड की तरह ट्रीट करते हैं, और आफ्टर हर मैरिज जो उसके हस्बैंड है यानी कि टॉरविंड हेल्मर वो भी उसे जो है एक डॉल वाइफ की तरह ट्रीट करते हैं। तो इस चीज़ को इस प्ले में एज अ प्रॉब्लम प्ले दिखाया गया है। और जो राइटर हैं, जो ऑथर है, उन्होंने यहाँ पे बेसिकली वुमेंस के इशू को अपने इस वर्क में दिखाया है। सो जो डॉल्स हाउस है वो फोकस करता है इन सारे एलिमेंट पे इस प्ले में। Next, Nora is like the most woman of our modern society who has all the natural talent for developing into a successful member of the society as much as her husband. So जैसे नोरा हेल्मर जो कैरेक्टर है, जैसे कि उसको इस प्ले में दिखाया गया है, उसके कैरेक्टर की तरह ही ऐसे बहुत सारे जो कैरेक्टर हैं, ऐसे बहुत सारी फीमेल है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी होती है सक्सेसफुल बनने की अपने हस्बैंड की तरह, बट वो बन नहीं पाती हैं। जिस तरह से जो नोरा का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं कि नोरा भी काफ़ी एक मॉडर्न सोसाइटी की जो है वो एक वुमेन है, उसके पास नेचुरल टैलेंट भी है, वो एक डेवलप अपने जो टैलेंट है उसको डेवलप करके एक सक्सेसफुल पर्सन भी बन सकती है अपने हस्बैंड के जैसा, लेकिन उसको जो है वो बहुत सारे बंधनों से वो जकड़ी हुई है सोसाइटी में। इब्सन डिक्लेयर दैट द प्ले इज़ नॉट अ फेमिनिस्ट प्ले, ही सेड दैट इट इज़ अ ह्यूमनिस्टिक प्ले। सो यहाँ पे जो राइटर है, जो ऑथर है, वो कहते हैं कि ये जो प्ले है हम लोग इसे फुल्ली फेमिनिस्ट प्ले कंसिडर नहीं कर सकते हैं, इसके जगह पे हम लोग जो है इसे एक ह्यूमनिस्टिक प्ले कंसिडर कर सकते हैं। तो ये पहला का आंसर हो गया। जैसे कि क्वेश्चन था कि क्या ये एक फेमिनिस्ट प्ले है, तो हम लोग इसे पार्शियली जो है वो फेमिनिस्ट प्ले कंसिडर कर सकते हैं, बट मोर देन ये जो है वो क्या है, तो ये ह्यूमनिस्टिक प्ले है, क्योंकि इसमें जो है वो ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन मैरिज को लेकर के हर चीज़ को है वो क्लैरिफाई किया गया है। Nora Helmer is the best design of the woman who lives in a society where the male oppresses the woman and reduced to a doll. So ये जो नोरा हेल्मर है वो एक ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती थी उस टाइम के, जहाँ पे उसको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस करके रखा जाता था और उसको काफ़ी ज़्यादा जो है वो दबा करके रखा जाता था और उसे एक डॉल की तरह ट्रीट किया जाता था। जो नोरा है वो इसी डॉल्स हाउस में जो है वो रह रही थी, और इसी चीज़ को जो है यहाँ पे ऑथर ने हाईलाइट किया है कि किस तरह से जो है वो फैमिली के अंदर एक वुमेन को जो है वो अंडर कंट्रोल करके रखा जाता था, जस्ट लाइक अ डॉल्स। सो बेसिकली यहाँ पे जो ऑथर हैं उन्होंने पैट्रियार्चल जो कन्वेंशन रूप है उसके अंदर किस तरह से जो है वुमेन को अंडर कंट्रोल करके रखा गया है। फर्स्ट सबसे पहले नोरा हेल्मर को उसको फादर के थ्रू, और नेक्स्ट जब उसका मैरिज आता है तब उसके जो हस्बैंड है वो किस तरह से पैट्रियार्चल सोसाइटी में उसे कंट्रोल करके रखते हैं, उसी चीज़ को यहाँ पे ऑथर ने दिखाया है। सो हियर द नोरा इज़ द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ the second sex. In Nora's husband eyes, Nora is nothing but a childish squirrel, a little skylark. So अगर आप लोगों ने प्ले पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में ही जो है वो दिखाया गया है कि किस तरह से जो नोरा का हस्बैंड है वो बिल्कुल उसे एक जो है वो चाइल्ड की तरह ट्रीट करता है, एक डॉल की तरह ट्रीट करता है, और उसे स्क्वायरल, लिटिल स्काई लार्क, ये सारा जो फ्रेज़ है इसके थ्रू उसको बुलाता है, और ये चीज़ जो है वो नोरा को भी काफ़ी ज़्यादा जो है प्लेजिंग करती है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम हर चाइल्डहुड
has been treated as the other by her dad. So then her dad handed her to her husband who treated her like an respect कस्टडी। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किस तरह से उसके चाइल्डहुड के स्टार्टिंग में ही उसके सबसे पहले उसके फादर उसे एक डॉल की तरह ट्रीट करते हैं, एक अदर की पर्सन की तरह ट्रीट करते हैं, और फिर जो उसके फादर है वो क्या करते हैं, उसके हस्बैंड को जो है उसे हैंड ओवर कर देते हैं कि अब तुम इसे एक डॉल की तरह ट्रीट करो। बट एट द एंड जा कर के प्ले के एंड में नोरा को एक अपना सेल्फ रियलाइजेशन होता है और तब जा कर के वो सारे बंधन को तोड़ करके जो है वहाँ से बाहर निकलती है। नेक्स्ट, इस प्ले में इन दिस play we see that how much Nora has suffered in the patriarchal society। इस प्ले में हम लोग ईजिली देख सकते हैं कि जो नोरा हेल्मर है वो कितना जो है वो सफ़र करती है, कितना उसे प्रॉब्लम होता है अंडर द पेट्रियार्कल सोसाइटी। पेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहाँ पे सिर्फ जो है वो उसके हस्बैंड की ही बात चलती है और उसके हस्बैंड जो कहेंगे वही जो है वो नोरा हेल्मर है उसे करना पड़ता है। नोरा वॉन्टेड टू बी फ्री, वो फ्री होना चाहती थी। वट एवर सी डिड फॉर हर फैमिली एंड हस्बैंड, जो कुछ भी उसने किया वो सिर्फ अपने फैमिली और अपने हस्बैंड के लिए ही किया है। लेकिन जो उसके हस्बैंड है वो कभी भी ये चीज़ एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं कि जो नोरा हेल्मर है वो उन्हीं के लिए सब कुछ करती है। इवन वो उसे काफ़ी ज़्यादा गाली देते हैं कि जब उन्हें पता चलता है कि जो नोरा हेल्मर है उन्होंने एक गलत कदम उठाया है। क्योंकि अगर आप लोगों ने प्ले पढ़ा होगा तो आप लोगों को पता होगा कि जो नोरा हेल्मर है वो टॉर्वेंट हेल्मर अपने हस्बैंड्स के जो प्रॉब्लम है उसको सही करने के लिए वो क्या करती है, वो पैसा स्टील करती है अपने फादर के नाम से। तो जब ये बात उसके हस्बैंड को पता चलता है तो उसे काफ़ी एब्यूज़ करता है, काफ़ी उसे जो है भला बुरा कहता है, जबकि वो सिर्फ उसी की जान बचाने के लिए ऐसा करती है। लेकिन वो उसे ऐसा नहीं समझता है कि वो अच्छा कर रही है, क्योंकि उसके लिए सोसाइटी में रिस्पेक्ट, उसका स्टेटस ज़्यादा मायने रखता है, चाहे वो अंदर से कितना भी सफ़र क्यों ना हो। नोरा का जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा मिजरेबल थी और लास्ट सीन में इवन नोरा एक्यूज हर फादर एंड हस्बैंड ऑफ हैविंग कमिटेड एन इमेंस सीन अगेंस्ट हर बाय ट्रीटिंग हर लाइक अ डॉल। सो एट द एंड जो प्ले है हम लोग उस प्ले के लास्ट सीन में देखते हैं कि किस तरह से जो नोरा हेल्मर है वो अपने फादर को एज वेल एज अपने हस्बैंड को जो है वो भला बुरा कहती है, काफ़ी कुछ बोलती है, क्योंकि उन दोनों ने ही उसके साथ जो है एक डॉल की तरह ट्रीट किया था। व्हेन शी डिस्क्राइब हर सेल्फ एज अ डॉल स्पाउस हु लिव्ड बाई डूइंग ट्रिक्स, शी इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ मार्गरेट फोल्गर्स चार्ज दैट मैन वॉन्ट्स नो फीमेल बट ओनली अ यंग गर्ल टू प्ले बॉल विथ। सो जब जो नोरा हेल्मर है वो खुद ही अपने आप को डिस्क्राइब करती है एक डॉल वाइफ, मतलब डॉल वाइफ वो अपने आप को जब बताती हैं और किस तरह से उसको जो है उस डॉल्स हाउस के अंतर्गत ही जो है वो रहना पड़ता है, जो कि एक फॉल्स डॉल्स हाउस है। सो ये बोल करके वो अपना एक मार्गरेट फोल्गर्स का एग्जाम्पल हमारे सामने प्रेजेंट करती है, जिनका मानना था कि मैन को जो है वो किसी भी फीमेल की ज़रूरत नहीं है उनकी लाइफ में, सिर्फ जो है वो उन्हें एक यंग गर्ल चाहिए जिनके साथ वो जो है पार्टी में प्ले कर सके या फिर जो भी हो उनके पार्टी उसके साथ कर सके। हालांकि नोरा रियलाइजेस दैट हर हस्बैंड वैल्यूज़ हर रेपुटेशन एंड जॉब मोर देन ही वैल्यूज़ हर लव फॉर हर। सो एट द एंड ऑफ द सीन जो नोरा है उसको रियलाइजेस हो जाता है कि जो उसके हस्बैंड है उनके लिए रेपुटेशन, उनकी जॉब, उनके मोरल वैल्यूज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कंपेयर देन हिज लव फॉर हर। जो उनका लव है नोरा के लिए वो कम इम्पॉर्टेंट है, बल्कि उनका रेपुटेशन, उनका मान सम्मान ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ बिल्कुल साफ़ हो जाता है जब टॉरवेंट जानते हैं नोरा की गलती के बारे में, जबकि वो गलती वो अपने हस्बैंड के लिए ही, टॉरवेंट के लिए ही करती है, बट इसके बावजूद भी जो है वो नोरा को भला बुरा कहते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं। सो टॉरवेंट डिपिक्ट्स हिज बिटरनेस एंड एक्यूजेशन ऑन हर मच। तो इस तरह से जब वो सच्चाई उन्हें पता चलती है अबाउट फॉर्जरी, तो जो टॉरवेंट है वो नोरा को बहुत भला बुरा सुनाते हैं। Finally, she makes a decision bravely to throw away her family to get away from the restrictive patriarchal society where she live in. So अंत में प्ले के क्या होता है, वो डिसीज़न करती है इस तरह की लाइफ को छोड़ देने का जहाँ पे वो काफ़ी रेस्ट्रिक्टफुली रहती थी पेट्रियार्कल सोसाइटी में। तो वो वहाँ से अब जो है वो बाहर निकलने का सोच लेती है और वो बाहर के वर्ल्ड में एंटर करती है जहाँ पे वो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस को गेन करना चाहती थी। वो सोचती है खुद
जिद के बारे में और ये इस डिसीजन पे पहुंचती है कि अब वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती है, अब वो उनके साथ रह पाना उसके लिए अनबियरेबल है। नोरा जो है अपने इवन बच्चों को भी छोड़ देती है। हालांकि वो नोरा जो है अपने बच्चों से काफ़ी ज़्यादा लव करती है और ये हम लोग जो है वो नोटिस कर सकते हैं बाई हर इंट्रोडक्शन विद देम इन द बिगनिंग ऑफ द प्ले। किस तरह से अपने बच्चों के लिए ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस डे वो किस तरह से उन्हें नए नए कपड़े खिलौने अपने बच्चों को ला करके देती है। तो हालांकि उनसे प्यार करती है, बल्कि इसके बावजूद भी जो है वो अपने बच्चों को छोड़ करके जो है वहाँ से चली जाती है। नोरा रियली बिलीव्स दैट द नैनी विल बी अ गुड मदर एंड दैट लिविंग हर चिल्ड्रन इन देयर बेस्ट इंटरेस्ट। जो नोरा है उसे पता होता है कि जो नैनी है वो उसके बच्चों का अच्छी तरह से ख्याल रखेगी और वो एक अच्छी मदर भी बन पाएगी, इसीलिए वो अपने बच्चों को नैनी के हवाले कर कर चली जाती है। और एट द एंड ऑफ द प्ले जो नोरा है वो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से जो है वो एक नई काइंड की फ्रीडम को इंजॉय करती है। सो जो नोरा है डॉल्स हाउस में गेन विक्ट्री ओवर ऑल ऑब्स्टिकल एंड फाइनली बी अवेयर ऑफ हर ड्यूटी टूवर्ड्स हर सेल्फ विच हैड ऑलवेज बीन इग्नोर्ड। सो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो नोरा हेल्मर है डॉल्स हाउस में वो किस तरह से एट द एंड ऑफ द प्ले वो जीत हासिल करती है। अब जितनी सारे जो उसके लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, सप्रेशन आती है, वो उन सबको तोड़ करके जो है फाइनली अपना जो सेल्फ ड्यूटी होता है, सेल्फ केयर होता है, सेल्फ फ्रीडम होता है, उसको वो पहचानती है। और जो है जो काफ़ी समय से उसे वो इग्नोर कर रही थी, तब जाकर के एट द एंड ऑफ द प्ले उसे रियलाइजेस होता है और सारे वो बंधन को तोड़ करके जो है वो अपने हस्बैंड्स के फेस पे दरवाज़ा को बंद करके जो है वो वहाँ से चली जाती है और यहीं पे जो है प्ले का एंड हो जाता है। So Doll's House is also considered as a problem play which aimed to realistically solve controversial social problem, expose social ills and cause audience to think and discuss. So जो Doll's House है ये इसको हम लोग एक प्रॉब्लम प्ले कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थीम ऑफ मैरिज के प्रॉब्लम को दिखाया गया है कि अगर मैरिज में लव ना हो तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। तो अगर जो है वो मैरिज सक्सेसफुल होना है तो इसके लिए मैन एंड वुमेन दोनों को जो है वो अंडरस्टैंडेबल होना पड़ेगा, एक दूसरे के प्रति ट्रस्टवर्दी होना पड़ेगा, तभी जा करके जो है वो कोई रिलेशनशिप जो है वो सक्सेसफुल हो सकता है। इसी चीज़ को जो है ऑथर ने हमारे सामने प्रेजेंट किया है और इसी प्रॉब्लम को उन्होंने हमारे सामने प्रेजेंट किया है। और ये जो प्रॉब्लम है उस और जो सोशल प्रॉब्लम है इसको हमारे सामने एक्सपोज करते हैं और ऑडियंस को सोचने देते हैं और उस चीज़ पर डिस्कस करने देते हैं कि उनके लिए क्या सही है। दिस प्ले डिपिक्ट्स अ वुमन एस्केपिंग हिज चाइल्डिश सेकेंडरी रोल एज अ मिडिल क्लास वाइफ। ये जो प्ले है हमें दिखाता है कि किस तरह से एक मिडिल क्लास वाइफ जो है वो अपने सेकेंडरी रोल से जो है वो छुटकारा पा लेती है प्ले के अंत में। और ये जो प्ले है वो थीम ऑफ ऑपरेशन ऑफ वुमेन से डील करता है, इसके साथ साथ ही सोशल प्रॉब्लम्स को हमारे सामने प्रेजेंट करता है विथ हार्ट्स रियलिटी। सो वी कैन से दैट इट इज़ कंसिडर्ड एज अ ग्रेट प्रॉब्लम प्ले और थेसिस प्ले वेयर इब्सन बिटरली क्रिटिसाइज ऑन द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन मैरिज। सो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम प्ले है, थेसिस प्ले है, जहाँ पे जो हेनरिक इब्सन है उन्होंने हमारे सामने मैरिज में जो वुमेन को सप्रेस होता है, उन्हें दबाया जाता है, उस चीज़ को ईजिली यहाँ पे इंडिकेट किया है। सो अ डॉल्स हाउस इज़ अ ग्रेट प्ले विच लिव्स us a message that a marriage without love, care, attention, trust is impossible, as I have already told you. So the marriage of Torvald and Nora Helmer had many problems which is seen in the play. So at the end we can say that A Doll's House is a innovative play and deals with the problems at the time which is the domestic problem. So at the end हम लोग कह सकते हैं कि ये एक प्रॉब्लम प्ले है, इसके साथ ही जो है वो प्रॉब्लम ऑफ मैरिज को भी दिखाया गया है। सो इस बेसिस पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो डॉल्स हाउस है वो उस समय का प्रॉब्लम प्ले है और ये एक डोमेस्टिक प्रॉब्लम प्ले है। सो आई होप आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर इजीली समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें एंड थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।